रेडी हो जाओ, ठीक है। अब क्योंकि आपको अब ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ संडे तक का आपको वेट करना है और आपको एक हिस्ट्री मेकिंग चीज़ विटनेस करने का मौका मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये जॉन सीना कह रहे हैं। आप लोग ये उनका ट्वीट देखो जहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं बैकलैश में आ रहा हूँ और कह रहे हैं कि महीनों की प्लानिंग उनकी हुई है और प्रॉमिस तो नहीं कर सकते हो कि ये चीज़ परफेक्ट होगी, लेकिन ये चीज़ प्रॉमिस कर सकते हैं कि इट विल चेंज द WWE एक्सपीरियंस फॉर सुपरस्टार्स एंड फैंस। तो ये जॉन सीना ने बहुत ऐसे मतलब बैकलैश में आई थिंक उनका आने का जो मेन एजेंडा है वो यही वाला है। अब स्पेकुलेशन इसकी पता क्या चल रही है, स्पेकुलेशन ये है कि जो WWE क्लब वाला एक मेंबरशिप है या जो भी वो प्लान है उसमें इसको ये इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसमें जितना अब तक पता चल रहा है कि ऐसा कुछ होगा कि जिन भी लोगों को एक्सक्लूसिव एक्सेस लेना है चीज़ों का, जैसे कि जल्दी से जल्दी उनके पास सबसे पहले टिकट खरीद पाएँ वो, या फिर कुछ एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज खरीद पाएँ, तो ऐसा कुछ होने वाला है। इवन सुपरस्टार से मिलने का भी कुछ वहाँ पे एक्सपीरियंस हो सकता है। तो ये है WWE की नई चीज़। और लोग ना इसको अभी से पता नहीं अभी होगी या नहीं, लेकिन लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई तुम बातों को इतना बड़ा चढ़ा के मत बताया करो यार, तुम सीधा बता दो कि WWE क्लब जैसा कुछ आने वाला है, वरना फिर लोग इस चीज़ को पता नहीं किस किस चीज़ से लिंक कर लेते हैं। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम ये भी है कि भाई WWE को भी तो अपनी मार्केटिंग करनी है, लेकिन गड़बड़ इस समय ये हो रही है कि WWE के हालात सही नहीं है। तो इस पॉइंट पर WWE जो भी तीर मार रही है, भले ही वो निशाने पे लग जाए, लेकिन उसकी तारीफें कोई नहीं करने वाला। तो अभी माहौल WWE के अंदर थोड़ा सा ऐसा बन गया है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और मैं आपको ऐसी बातें अब बोलने वाला हूँ, बोलोगे रोहित भाई क्या बक रहे हो आप, ये मतलब मैं भी हैरान हो गया सुन के कि ये क्या मतलब। वैसे तो ज़्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि WWE में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो कुछ इतना भी शॉक नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। तो अभी जैसे सुपरस्टार्स को रिलीज़ किया गया, तो भाई कोफी किंगस्टन और एक्सेवियर वुड्स जो गए थे वो पेमेंट वो रिस्ट्रक्चर करना था। तो मैं बोल रहा था आपसे कि वो क्या चीज़ है, वो वही चीज़ थी, वो पैसों के बारे में ही थी, या तो वो बुकिंग के बारे में हो सकती थी या वो पैसों के बारे में हो सकती थी। तो उन्होंने बोला नहीं भैया हमें कम पैसे नहीं चाहिए, और WWE ने एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे सुपरस्टार्स को रीच आउट किया उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रीस्ट्रक्चर करने के लिए। और सिंपल वहाँ पे टर्म ये डाली गई कि तुम्हें अभी जो भी सालाना पैसे मिल रहे हैं, जो भी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हैं, उसको हम सीधा आधा कर देंगे। मतलब 50% कट के लिए WWE TKO ने सुपरस्टार्स को बोला। बहुत सारे सुपरस्टार्स ने इस बात पे अग्री भी कर लिया, बहुत सारों ने नहीं भी किया। और अभी कुछ सुपरस्टार्स के पास 2 दिनों का टाइम है, मतलब जिस टाइम पे उनको ये बात बोली गई ऐसा कहा जा रहा है कि 2 दिन का टाइम है उनके पास इस चीज़ के ऊपर रिवर्ट करने के लिए कि उनका डिसीजन इसके ऊपर क्या है। अब भाई ये सोचो WWE में इन लोगों के लिए टैलेंट, मतलब अगर आप हम तो जैसे सुपरस्टार्स की तरह देखते हैं, जैसे अगर मान लो हम R-Truth की बात कर रहे हैं तो हम उसको एक रेसलर की तरह, एक सुपरस्टार की तरह जो हमें एंटरटेन करता है उस नज़र से देखते हैं। लेकिन ऑफ द टीवी जब वो अपने रियल एक ह्यूमन वाली साइड में है, तो अब ऐसे बताओ कि मान लो किसी को महीने के अगर 1 लाख मिल रहे हैं, अब उसके वो सीधा 50,000 हो जाए, तो भाई ये थोड़ा अजीब और वियर्ड तो है। और ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे रीज़न ये है कि जिस टाइम पे उस सुपरस्टार को WWE ने साइन किया था, अब उसकी वैल्यू उतनी नहीं है। इस वजह से अब वो पेमेंट का जो उनका वो जो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखी थी चीज़ें, उसको रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं। और उसमें भी फनी बात यह है कि भाई उसकी वैल्यू कम हुई क्यों है, क्योंकि जिस पॉइंट पे वो हॉट था तुमने उसके साथ कुछ किया नहीं, और तुम नए नए सुपरस्टार्स को आने में पहले लगे पड़े हो। जो तुम्हारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं उनके साथ तुम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन भाई उनका प्रोफेशनल रेसलिंग में जो ओहदा है वो तो बढ़ चुका है। तो भाई फिर तुम क्या करोगे, तुम अपनी ही गलती की वजह से उन सुपरस्टार्स को अच्छा बुक नहीं कर रहे, फिर उसके बाद उन्हीं की वैल्यू डाउन हो रही है, और उसके बाद फिर तुम उन्हीं को पैसे कम दे रहे हो। तो ये तो इसमें किसी का भी फायदा नहीं हो रहा भाई, ना सुपरस्टार्स का फायदा हो रहा है क्योंकि उनकी ना बुकिंग अच्छी हो रही है, पैसे भी कम हो गए, यहाँ पे इनको पैसे भी ज़्यादा देने पड़ जा रहे हैं, और भाई तुम उन सुपरस्टार से उनकी जो पूरी वैल्यू है वो भी नहीं निकलवा पा रहे हो। तो भाई मतलब अब तो ये समझ के ही बाहर है कि WWE चल क्या रहा है। और ऊपर से उनको 2 दिन का टाइम और दे दे रहे हैं कि भैया 2 दिन है तुम्हारे पास डिसाइड करने के लिए, अब इस टाइम में तुम्हें जो भी कुछ करना है वो तुम कर सकते हो। और इसके बाद मेल्जर ने इसके ऊपर कुछ और भी ऐड किया। डेव मेल्जर ये कहते हैं कि WWE में सिर्फ 1 या 2 ही ऐसे लोग हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि भैया यहाँ पे कुछ भी हम नेगोशिएट नहीं करने वाले, ये जो साइन हो गया ये ऐसा ही रहेगा। और ये सिर्फ 1 या 2 हैं, मतलब इसके अलावा और कोई सुपरस्टार्स ही नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ स्पेकुलेट करना हो तो आई थिंक टॉप में आप रोमन रेंज का नाम रख सकते हो। ब्रॉक लेसनर को अभी हम इक्वेशन में रखेंगे, यानी वो समझ के बाहर है क्योंकि अभी उनका जो स्टेटस है उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, अभी करेंगे ब्रॉक लेसनर के बारे में भी बात। और बाकी भी जैसे सुपरस्टार से मान लो आप ऐसे देख लो, ऐसे मेरे दिमाग में रैंडी ओटन, CM पंक, सेथ रॉलिंस, ये सारे नेम आते हैं। तो मतलब अब ये मैं स्पेकुलेट ही कर रहा हूँ, हो सकता है इनमें से ही कोई नाम हो जो कि 1-2 के अंदर हो, लेकिन 1-2 में तो भाई फिर 1-2 ही होंगे, उसके अलावा फिर इतने सारे नाम और भी तो बचते हैं। तो इनको WWE बोलती ज़रूर है कि हाँ भाई हम तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को कभी रीस्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर नेगोशिएट नहीं करने वाले, लेकिन हम इसे लिख के नहीं देंगे पेपर के ऊपर। तो अब लिख के ना देने का मतलब आप समझ लो, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो उसमें बहुत सारे क्लॉज लगते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन लगती है, और वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। अब देखो इससे कैसे पूरी ये प्रोफेशनल रेसलिंग की इंडस्ट्री भी चेंज होगी, क्योंकि WWE सबसे बड़ी कंपनी है। अब WWE सबसे बड़ी कंपनी है तो उसमें AEW के मजे आने वाले हैं, क्योंकि भाई WWE अपने जो पैसे हैं वो ही सुपरस्टार्स को देना कम कर रही है। तो इसका फायदा कौन उठा सकता है? AEW की वो ज़्यादा बेटर डील दे पाए उनको WWE से, तो भाई फिर तो मज़े की बात हो जाएगी। उनको लगेगा ठीक है, हम इतने पैसे तो पहले भी दे ही रहे थे, अब WWE वालों ने कम किए हैं, लेकिन हम अगर उतना ही ऑलमोस्ट अगर मैच भी करते हैं, जैसे अभी WWE ऑब्वियसली ज़्यादा पे करती है AEW के कंपैरिजन में, और वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा भी नहीं है, इसीलिए AEW का नाम इतना भी चलता है। कई बार आपको भी लगता होगा यार इतनी हॉट तो लगती नहीं है AEW, इतनी ज़्यादा हेडलाइंस में नाम तो आ नहीं पाता, लेकिन फिर भी कैसे, क्योंकि भाई उनका जो पेमेंट है वो बहुत सही है। अभी ये एक बहुत ही अलग सब्जेक्ट है कि क्या AEW एक प्रॉफिटेबल कंपनी है या फिर नहीं, और TKO और WWE ऐसा इसलिए कर रही है, ये सुन के तो भाई आपका हो सकता है खून भी खौल जाए, क्योंकि उनको अभी अपना जो डेट है, वो जो कर्जे में है, उसको चुकाना है। मतलब TKO ये जो जुड़ी है, TKO कैसे बनी? ये UFC और WWE को मिला के बनी, और इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो एंडेवर है। एंडेवर का नाम बहुत कम आप मेरे मुंह से सुनते होगे, क्योंकि ये आई थिंक नहीं, बस बोला ही मैंने है कि शुरू में एंडेवर ने खरीद ली, बहुत बोला होगा, लेकिन उसके बाद उससे हमने TKO बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके अंदर भी इन्होंने ऐसे अपनी कंपनी और फिर पेरेंट कंपनी वैसा बना दिया ताकि ये अच्छा अपना जो चीज़ें हैं वो मैनेज कर सके। जैसे यही समझ लो कि हम भी अपने 2 अकाउंट्स खोल देते हैं ना बैंक में, एक ये वाला एक वे वाला, ऐसे बहुत सिंपल। बिजनेस वाला कोई बंदा देख रहा होगा, सोचेगा क्या एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन बहुत ही बेसिक सी चीज़ होती है। तो TKO के अंडर आ गए WWE और UFC वाले, लेकिन क्योंकि एंडेवर पहले से कुछ घाटों में है, तो वो कैसे उसको पूरा कर रहे हैं, वो इस तरीके से पूरा कर रहे हैं कि WWE को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मोनेटाइज किया जा सके। जैसे हमने देखा भी कि हमको वहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं जहाँ पे वो पहले नहीं थे। अब वो अलग सब्जेक्ट है कि वो क्या है, कैसे है, क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, विंस ने क्या किया, उसके बारे में हम नहीं घुस रहे, ऑलरेडी हम बहुत बात कर चुके हैं। तो पहले तो यहाँ से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। अब ये जो पैसे पे कर रहे हैं सुपरस्टार्स को, वो भी कैसे हम कम लेके आ सकते हैं, क्योंकि फिर भाई अगर आप पैसे ज़्यादा कमा नहीं रहे, लेकिन जो ऑलरेडी आपके एक्सपेंसेस अगर आप उनको कम कर दे रहे हो, तो भाई आप बिजनेस को अपना थोड़ा और प्रॉफिट में लेके जा सकते हो। तो ये जो उनका किया धरा है वो TKO के थ्रू होते हुए WWE फैंस को या WWE के प्रोडक्ट को भुगतना पड़ रहा है कि ठीक है भाई, अब एंडेवर वालों का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी। भाई क्या चल रहा है अब? जैसे विंस मैकमैन के टाइम से अब कंपैरिजन आप क्या कितनी चीज़ों को कर लोगे? आप स्टोरी लाइन को कर लोगे। भाई वो बंदा जब कोई अच्छी स्टोरी लाइन हो जाती थी ना रिंग में, तो बैक स्टेज गोरिल्ला में जब जाके बंदों से हक करता था, वो रोता था। वो क्यों रोता था? क्योंकि बिजनेस तो वो कर रहा था, लेकिन इस प्रोडक्ट से भी उसको प्यार था, और वो प्यार आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक वो बंदा कभी भी इस बिजनेस को करेगा जो कि इस कंपनी को खरीद रहा है, क्योंकि उसका कुछ जुड़ा नहीं है उससे। वो ऐसा ही है कि जैसे हमने पहली बार एक नई बाइक ली तो कैसी फीलिंग आती है। अब आप मान लो एक सेकंड हैंड बाइक लो जिसको आपने लिया ही इसीलिए है कि भाई मुझे यहाँ से A से B पॉइंट तक जाना होता है, जब मैं A से B पॉइंट तक जाना बंद कर दूंगा, मेरे को C से D पॉइंट जाना होगा, तो उसके बाद उस बाइक को मैं बेच दूंगा। तो क्या आप उससे वैसे अपनी इमोशन जोड़ सकते? भाई क्या मस्त तरीके से बताया वैसे मैंने, क्या आप जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते ना आप। तो बस यही हालात हैं विंस मैकमैन के हाथ से WWE जाके किसी और बंदे के हाथ में आने के लिए। तो अभी देखो अभी कि ये तो ऐसे चलता रहेगा। और देखो मैंने क्या यहाँ पे एक आंटियों वाला काम किया, पड़ोस वाली आंटी वाला। अब आज ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो TKO के प्रेसिडेंट है आरी मैनुअल, मार्क शपीरो जो COO हैं, और जो WWE के प्रेसिडेंट हैं निक खान CEO, इन्होंने कितने पैसे कमाए? तो 67 मिलियन इनको मिले 2025 में, और जो मार्क शपीरो हैं उनको 42 मिलियन मिले, और 24 मिलियन मिले हैं निक खान को। तो मतलब इनकी जेबें तो बराबर गर्म हो रही हैं। और मैं यहाँ पे बहुत ही स्टूपिड सी बात नहीं बोलना चाहूँगा कि भाई अरे ये तो इतने पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कि इस बात के नीचे सारे लोग रिप्लाईज में यही बोल रहे हैं कि अरे ये तो इतने पैसे कमा रहे हैं, फिर सुपरस्टार्स को देने में क्या प्रॉब्लम है? तो भाई उनकी पोजीशन बिल्कुल अलग है। वो चलाने वाले लोग हैं और ये सुपरस्टार्स चलने वाले लोग हैं, तो वो एक तरीके से बॉस वाली पोजीशन पर है, तो वो कमाएंगे। आप उसमें थोड़ी खुद आपको क्या पता वो 67 मिलियन मिल रहे हैं तो कैसे मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये इंटरेस्टिंग बात बड़ी इंटरेस्टिंग टाइम में बाहर आई कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं वो कितने पैसे कमा रहे हैं। तो ये हालात इस समय WWE के चल रहे हैं कि पैसे कम उनको अपने खर्च करने हैं, इस वजह से और भी सुपरस्टार्स अभी रिलीज होने वाले हैं। और एक सुपरस्टार जो रिलीज हो चुकी हैं वो वापस आ जाएंगी। मैं बात कर रहा हूँ कायरी सेन की। ज़्यादा खुश मत हो, वो ऐसा नहीं है कि परमानेंट वापस आने वाली हैं। अभी ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि बैकलैश में ऐसा अच्छा खासा चांस है कि जो कायरी सेन है वो वापस आ जाएंगे। और कायरी सेन क्यों वापस आ जाएंगी? इसलिए वापस आ जाएंगी क्योंकि उनको अपनी जो स्टोरी है उसको ख़त्म करना है, जो उनकी ईओ स्काई और ये इनके साथ चल रही थी आस्का के साथ में, उसके बाद वो चली जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट उनका कोई आने वाला मूव है। तो यही है, मतलब देखो WWE को
को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, पहले सुपरस्टार्स को रिलीज़ किया, पहले तो ऐसे होता था कि अरे यार इस वाले चैंट से कैसे बचेंगे, अब बेशर्मी ऐसी है कि रिलीज़ तो कर दिया लेकिन भाई अपना पूरा करके तो जाओ, और उसके बाद फिर वो चली जाएंगे और वापस वो आने नहीं वाली, क्योंकि ना वैसा रिएक्शन मिला, और WWE तो बहुत ही स्ट्रिक्ट मोड में आ गई है टीके वाले, उनको क्या ही फ़र्क पड़ता भाई, तुम देते रहो रिएक्शन। फ़र्क तब पड़ेगा जब बिल्कुल ही अटेंडेंस खत्म होनी शुरू हो जाएगी और WWE को अपनी व्यूअरशिप डाउन होती हुई दिखेगी, जो कि नीचे जा भी रही है। लेकिन फ़नी बात यह है कि इनको तभी भी अकल नहीं आ रही इतनी। चलो स्टोरी लाइन्स की बात कर लेते हैं। और मंडे नाइट रॉ में कल हमने देखा कि जेकब फाटू और रोमन रेंस के बीच में जो हुआ, रोमन रेंस को फिर से पिटना पड़ गया जेकब फाटू से, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही पैशनेट रोमन रेंस का प्रोमो था। पैशनेट तो नहीं, अग्रेसिव बोलेंगे, पैशनेट अपने काम को लेके कि मुझे अपना जो ट्राइबल चीफ वाला स्टेटस है उसको मेंटेन करना है। रोमन रेंस कहते हैं भैया ये जो आज हुआ है ना मेरे साथ स्मैकडाउन मंडे नाइट रॉ में, ये नहीं होने वाला बैकलैश में, क्योंकि बैकलैश में तो मैं अच्छे से बता दूंगा जेकब फाटू को कि मैं क्यों हूँ ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। वो कहते हैं कि मुझे बहुत टाइम हो गया यहाँ पे इस पोजीशन को रखे हुए, और इस पोजीशन को अपनी मैं ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। मैं जो पिछवाड़ा है जेकब फाटो का उसे तोड़ने वाला हूँ। तो अपने वहाँ के क्राउड को आप बोल सकते हो थोड़ा हैप्पी होम भेजने के लिए उन्होंने ये प्रोमो कट किया था। वैसे तो जेकब फाटो भी एक बेबी फेस ही है, तो ऐसा भी नहीं था कि उनके मारने की वजह से कोई, मतलब होता है ऐसा, WWE का थोड़ा ट्रेडिशन ऐसा रहा है कि लास्ट में अगर क्राउड जा रहा है तो वो हैप्पी होम जाए बेबी फेस को ओवर होते हुए देख के कि भाई उसने कुछ अच्छी सी बात बोल दी। और जो रोमन रेंस के आने वाली अपीयरेंसेस के लिए कंफ्यूजन थी, शायद अब मैं आपको वो क्लियर करके बता सकता हूँ। सबसे पहले तो WWE ने खुद ही जो डेट्स है वो कंफर्म कर दिया रोमन रेंस की, बैकलैश में वो आने वाले हैं। उसके बाद अगला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड, फिर 18 वाला, फिर 25 वाला। उसके साथ साथ ये भी कंफर्म हो गया कि जो क्लैश इन इटली में होने वाला है WWE का PLE, वहाँ पे भी रोमन रेंस आने वाले हैं। तो मतलब कि बैकलैश के साथ साथ वो इस वाले PLE के अंदर भी compete करेंगे। लेकिन आने वाली जो डेट्स मैंने आपको बताई थी भाई ये क्या चल रहा है WWE और TKO के बीच में, क्या कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में हमको क्लैरिटी मिली। और क्लैरिटी ये है कि जून की अपीयरेंसेस के लिए वैसे भी कभी शेड्यूल किया नहीं था रोमन रेंस को। वो तो WWE की तरफ से एक एरर था कि वो जब उन्होंने बाहर इस चीज़ को वो लेके आए तो उन्होंने सारे ही डेट्स के लिए रोमन रेंस को अनाउंस कर दिया था। ऐसे में WWE TKO और ये रोमन रेंस के बीच में कोई ऐसी टेंशंस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन समझ में मुझे ये नहीं आया कि क्या फिर नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए भी ऐसा हो सकता है कि फॉल्स एडवर्टाइज तो नहीं बोलेंगे, एरर करते हुए एडवर्टाइज कर दिया WWE ने रोमन रेंस को, क्योंकि भाई वो तो इतना बड़ा शो है, पोस्टर बैठ के डिज़ाइन करवा रहे हो ना, तो वो बहुत सारे लोगों के थ्रू होते हुए जाता, तो ये एक बंदे की गलती के बाद ऐसा थोड़ी है कि सबकी ही गलती हो गई। तो ये बड़ा वियर्ड है, अभी भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। लेकिन शायद टेंशन कुछ है नहीं रोमन रेंस और TKO वाले लोगों के बीच में। और बहुत एक अगर चीज़ स्पेकुलेट भी करनी हो तो भाई अगर आप रोमन रेंस से भी पंगे ले रहे हो जो आपका अभी मेन सुपरस्टार है, तो आई थिंक फिर भाई कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। और शायद ये बिजनेस को इतना अच्छा समझते हैं कि उनको ये बात अच्छे से पता होगी कि यार एटलीस्ट रोमन रेंस के साथ शायद हम कुछ पंगे नहीं ले सकते। तो ये अभी थोड़ा पता चल रहा है रोमन रेंस के बारे में। अभी भी स्टिल क्या पता, ऐसा हो सकता है कि जून में रोमन रेंस आ जाएं, लेकिन अभी के लिए क्लैश इन पेरिस में वो आने वाले हैं, वो तो क्लैश इन इटली में वो आने वाले, पेरिस बोल देता क्या पहले मैंने, तो बैक टू बैक ये होगी रोमन रेंस की PLE अपीयरेंस उनके चैंपियनशिप जीतने के बाद। लेकिन हाँ SNME की डेट्स के लिए रोमन रेंस को एडवर्टाइज नहीं किया, इसका मतलब हाँ SNME में शायद रोमन रेंस नहीं होंगे। फिर कल मंडे नाइट रॉ में हमने सुना था माइकल कोल को बोलते हुए कि उन्होंने मेंशन किया कि ब्रॉक लेसनर रिटायर हो चुके हैं। तो अब ये ब्रॉक लेसनर को रिटायर वाली बात बोली जा रही है जो कि इससे पहले नहीं बोली गई थी। अब इसके क्या मतलब हैं, तो देखो ये मैं आपको पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ब्रॉक लेसनर को रिटायर नहीं होना था रेसलमेनिया में, उनको रिटायर होना था, लेकिन WWE ने प्लान किया था कि वो समर स्लैम में होंगे और ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी की फ्यूड समर स्लैम तक चलती, इस बात के चांसेस थे। इसीलिए अगर आप देखोगे तो ओबा फेमी को ओपन चैलेंज में भी WWE ने शायद इसी वजह से डाला, क्योंकि वो WWE का लास्ट मिनट का डिसीजन था कि ब्रॉक लेसनर ने तो भाई कर दिया कांड रेसलमेनिया में, तो अब हम कैसे ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर की कहानी आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब इस पॉइंट पे WWE हमारे ऊपर यही बात डालना चाह रही है कि हाँ भैया ये बात मान लो कि ब्रॉक लेसनर रिटायर हो गए हैं। उसके दो मतलब हैं, पहला ब्रॉक लेसनर अगर वापस आते हैं तो वो एक शॉक वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन अब आप बोलोगे भाई तो ऐसा ही था तो WWE ने पहले क्यों नहीं किया, कि उन्होंने पहले से रिटायर वाली चीज़ क्यों नहीं बोली। उन्होंने इस वजह से नहीं बोली क्योंकि वो खुद भी शॉक हो गए कि ब्रॉक लेसनर ने क्या किया, तो उसमें वो पूरी सिचुएशन को समझ रहे थे। तो पहली चीज़ ब्रॉक लेसनर वापस आते हैं तो वो एक शॉकिंग चीज़ हो जाएगी, और दूसरा अगर ब्रॉक लेसनर वापस नहीं आए तो भाई रिटायर होने का मतलब तो फिर यही होता है कि वो बंदा रिटायर हो चुका है। अब देखो सारी बातें मुझे लगता है
पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि जितना हमने ब्रॉक लेसनर को जाना समझा है वो एक बहुत तगड़ा वाला बिजनेसमैन है। तो अगर उनको एक बहुत अच्छा अमाउंट ऑफर किया जाता है तो स्टिल बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि समर स्लैम जो कि 2 नाइट्स का इवेंट है और ब्रॉक लेसनर की होम टाउन से है और रिटायरमेंट के बारे में बातें चल रही हैं, तो शायद वो एक बेटर जगह हो सकती है उनके रिटायर होने के लिए। आई थिंक मैं इस पॉइंट पर भी कंफ्यूज हूँ। मुझे लग रहा है कि जो रेसलमेनिया में हुआ शायद वो भी सही है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर वापस भी आते हैं तो हमको पता है कि वो स्टोरी कैसे होने वाली है, स्पेशली उस मैच का आउटकम क्या होने वाला है। तो अब देखते हैं क्या इन पार्टीज़ के बीच में जो बातें हैं वो सही मतलब बिल्कुल वो हो जाती हैं जो कि ब्रॉक लेसनर को वापस ले आ पाएँ। लेकिन इसके लिए ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि अगस्त का जो फर्स्ट वीक है उसी में समर स्लैम है। तो अब WWE को जो भी करना है ऐसे बोल सकते हो कि थोड़ा जल्दी ही करना पड़ेगा। बैकलैश में क्या एक सरप्राइज रिटर्न होने वाला है जो कि एक्चुअल में फैंस को खुश कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि टैग टीम मैच जो डैनहाउजन का होने वाला है उसमें पॉसिबली जॉन सीना भी हो सकते हैं उनके टैग टीम पार्टनर, जो कि स्टिल एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक और नया नाम निकल के आ रहा है, क्योंकि मंडे नाइट रॉ में इस तरीके से हाइप किया गया था डैनहाउजन के मिस्ट्री पार्टनर को कि वो बंदा हो सकता है जिसको पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो ऐसे में वो सारे गिमिक्स निकल के आए जो कि हमने WWE में ऐसे देखे हैं जो पैसों से रिलेटेड होते हैं। और अगर आप थोड़े पुराने टाइम में चले जाओगे तो बहुत सारे सुपरस्टार्स निकल के आते हैं। लेकिन अगर थोड़ा लेटेस्ट और फ्रेश कोई दिमाग में नाम आता है तो अभी स्पेकुलेशन ये है कि क्या पता वो नेम हो सकता है शेन मैकमैन का। शेन मैकमैन का नेम वो हो सकता है और वो आके ज्वाइन कर लेंगे डैनहाउजन को और फिर ये टैग टीम मैच होगा बैकलैश में। देखो शेन मैकमैन का वो वाला पॉप तो आपको याद ही होगा, वो जो सेगमेंट चल रहा था स्टेफनी मैकमैन वाला, और जब शेन मैकमैन आए थे भाई किस लेवल का उन्हें पॉप मिला था और क्या बेबी फेस वाला उनको रिएक्शन मिलता था। वो तो ड्रू मैकइंटायर वाली क्या स्टोरी लाइन उन्होंने कर दी थी वर्ल्ड कप ट्रॉफी वाली, उसकी वजह से सारा कचरा हो गया था मामला। लेकिन अब शायद ऐसी बात बोली गई है तो चांसेस हैं कि शेन मैकमैन भी वो सुपरस्टार हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूं आपके मानसिक संतुलन के लिए कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत नहीं है अभी इस पॉइंट पे इस कंपनी से। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। R वाला कोड यूज़ करते हो तो पूरी वेबसाइट के ऊपर प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाता है। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।